दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2024-25 के लिए एसबीआई पीओ के आवेदन पत्र जारी कर दिए हैं। कल 26 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया था और 27 दिसंबर से आवेदन पत्र शुरू हो गए थे। जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट थे एसबीआई पीओ के आवेदन की एप्लीकेशन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली एसबीआई ने इसका आवेदन पत्र जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई के जो नोटिफिकेशन जो उसने जारी किया है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। हम अच्छे से पूरा जो नोटिफिकेशन है, जो पूरा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसकी सभी चीज़ों को हम बारीकी से देखने वाले हैं। उसमें जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें हुई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न होता था प्रीलिम्स का और मेंस का, जो नॉर्मल रहता है बैंक के एग्ज़ाम्स में, उससे थोड़ा-सा चेंज किया है। कुछ नई चीज़ें इन्होंने लाने की कोशिश की है या ला ही दी है। तो हम वही सब आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमारे वीडियो के जो मुख्य टॉपिक रहेंगे, उसमें यही रहेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इसकी जो मुख्य डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर या पीओ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, फीस क्या है, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज रिलैक्सेशन प्राप्त होता है या नहीं मिलता है, यहाँ पे रिजर्वेशन है या नहीं है, कैटेगरी वाइज होता है स्टेट, या फिर इसका जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है या फिर ऑल इंडिया लेवल पे होता है, इसका फीस कैसे पेमेंट होगा, इसका जो पैटर्न, जो नया पैटर्न जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो इसने चेंज किया है, क्या वो सच में चेंज हुआ है, और हुआ है तो क्या पैटर्न रहने वाला है, या कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर पुराना ही है। तो वो सब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने अभी तक अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम अंकित गंगवार है और मैं अपने चैनल पर बैंकिंग से जुड़ी तमाम वीडियोस को अपलोड करता हूँ, जहाँ पर उसकी वैकेंसीज, फॉर्म फिल कैसे करना है, जो डिटेल, जो भी वैकेंसी आती है उसकी डिटेल को वहाँ पे मैं बताता हूँ। उसका नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिटेल में क्या करता हूँ, उस पर चर्चा करता हूँ। और आप लोगों के लिए छोटी-छोटी वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैं क्या करता हूँ, बैंकिंग से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय-समय पर जो आवश्यक चीज़ें होंगी, जो भी आपके इस बैंकिंग की जर्नी में आपके लिए सहायक रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ हाइलाइट्स पे चलते हैं, ठीक है? और तो मैंने एक सुंदर सी पीपीटी बनाई है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें, जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, उसको मैंने नोटिफिकेशन से पहले ही अलग कर लिया है और उसी का पीपीटी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर क्या किया था, कुछ जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी उसको मैंने नोटिफिकेशन से पहले ही बाहर कर लिया। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट क्या-क्या मैंने इसमें पीपीटी में रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, वो 27 दिसंबर से एप्लीकेशन की स्टार्टिंग हो रही है मेरे भाई। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी है, यानी कि आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप आवेदन करना कर सकते हैं, क्योंकि 27 तारीख हो चुकी है। और 16 जनवरी से पहले-पहले आपको अपना आवेदन भरना, मतलब अपना फीस क्या होगा, सबमिट करना होगा या अपना आवेदन करना होगा, ठीक है? और आपको बता देता हूँ, इसको आवेदन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसको लॉगिन, मतलब वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जो कल अपलोड करूँगा मैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सूचना पहुँच जाए। कल वीडियो बना के मैं सुबह तक डाल दूँगा और उसमें मैं पूरा फॉर्म फिल कैसे करना है वो सब कुछ बताऊँगा डिटेल में। क्या अपलोड करना है, क्या अपलोड नहीं करना है, वो सारी जानकारी उसमें रहेगी। पूरा वीडियो बना के मैं डालूँगा सब कुछ उसमें, फॉर्म भरते हुए स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है वो, पॉइंटर ले लेता हूँ मैं, पॉइंटर पॉइंटर ही मिलेगा इसमें। अच्छा, ठीक है। स्टार्ट डेट हमारा 27 दिसंबर से है, इसका जो एंड डेट रहने वाला है वो 16 जनवरी है। और अगर हम बात करते हैं 2024 का जो बैंकिंग सेक्टर का आखिरी वैकेंसी है मेरे भाई, ये इसके बाद अब बैंकिंग की जो वैकेंसी आएगी, उसका साइकिल अगले साल शुरू होगा 2025 में अगस्त से, जब आरआरबी पीओ अपना वैकेंसी निकालेगा। तो बहुत बढ़िया मौका है, जिसने जो भी भाई बहन मेरे भाई इच्छुक हैं वो इसमें भर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें एज क्राइटेरिया की, कि मतलब कितना एज होना चाहिए, तो मेरे दोस्त, अगर आप मिनिमम 21 साल के हैं और मैक्सिमम अगर आपका एज क्या है मेरे दोस्त 30 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी एक ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है, एज ऑन 1 अप्रैल 2024। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है
उससे लेकर के अगर 1 अप्रैल 2024 जो कि निकल चुका है, ठीक है मेरे दोस्त, उस 1 अप्रैल की तारीख तक अगर आप 21 साल के थे मिनिमम, कम से कम आपकी एज 21 साल हो गई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी एज क्या होती है, 1 अप्रैल 2024 को 30 साल मतलब 21 साल से आप कम नहीं होने चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, नोटिफिकेशन में ही इन्होंने अलग से क्या दे दिया था, एक और लाइन लिख दी थी जहां पर इन्होंने इस डाउट को बहुत आसानी से क्लियर भी कर दिया है। क्या बोलते हैं कि अगर आपका जो डेट है, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 अप्रैल 1994 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में आता है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, 1 अप्रैल 1994 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के अगर बीच में आएगा, तो मेरे भाई आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, मैं और आसान कर देता हूँ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, बात करते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन की। अगर हम बात करते हैं इसमें जो आयु छूट मिलने वाली है वो कुछ नियमों के अनुसार मिलती है। इसमें जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, ओबीसी यहाँ पे एनसीएल लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉन क्रीमी लेयर। जो भी ओबीसी के कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के होते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो एससी एसटी के कैंडिडेट होते हैं उनको 5 साल की आयु में क्या मिलती है, छूट मिलती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो फिजिकल कैंडिडेट, जो हमारे फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इसमें जो छूट के प्रावधान दिए गए, आयु छूट या जो आयु में रिलैक्सेशन दिया गया है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को 10 साल का दिया जाएगा। जो ओबीसी वाले होंगे और फिजिकल कैटेगरी से हैं उनको 13 साल का, और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 15 साल का मेरे भाई इसमें एज रिलैक्सेशन आपको प्राप्त होने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो जो एक्स सर्विसमैन होते हैं इनको 5 साल का क्या मिलता है, ऊपरी मतलब आयु सीमा में क्या मिलता है, छूट मिलता है। यानी कि अगर कोई अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो वो 35 साल तक क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वही बात करते हैं ओबीसी, एक कैंडिडेट है जो ओबीसी कैटेगरी से है लेकिन एनसीएल से बिलोंग करता है, यानी कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, तो वो मेरे भाई 30 + 3 33 साल तक अप्लाई कर सकता है। वहीं अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से है और वो क्या मतलब वो 30 साल का 31 साल का हो गया है, तो वो भी क्या कर सकता है, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। कैसे, वो अपना एज रिलैक्सेशन वाला क्या करेगा, इस जो सुविधा उसको दी गई है इसका वो यूज करेगा। उसके लिए उसे अपना क्या करना पड़ेगा, एससी या एसटी सर्टिफिकेट को वहां पे मतलब उसे अपनी जो कैटेगरी वाला कॉलम होगा उसमें एस सी एस टी चूज करना पड़ेगा। उसके अलावा उसको अपना जो बेनिफिट लेना है रिलैक्सेशन का, उसके लिए उसे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वो एस सी या एस टी कैटेगरी से क्या करता है, बिलोंग करता है, जब भी उससे मांगा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो आपको 3 साल का ऊपरी सीमा छूट मिलने वाला है, एस सी एस टी वालों को 5 साल का मिलने वाला है। इसी प्रकार से जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट होते हैं उनको भी 3 कैटेगरी में मिलेगा। जो अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित वाले हैं उनको भी 10 साल का मिलेगा, यानी कि वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ओबीसी का कोई फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट है तो वो 30 + 13 33 साल तक अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार से 43 साल तक, और इसी प्रकार से जो एसटी वाला है वो 45 साल तक अप्लाई कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर अब हम बात करते हैं इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप एसबीआई पीओ बनने का सपना देखते हैं और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या शिक्षा होनी चाहिए, आपने क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए, कहाँ तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसकी कोई सीमा तो होगी मेरे भाई। अब एक 10वीं पास का जो विद्यार्थी है वो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ नहीं बन सकता है, ठीक है। क्योंकि जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरे भाई रखा गया है वो है कि आपको किसी भी विषय से क्या होना पड़ेगा, स्नातक होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। आप चाहे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है। या आपने चाहे कुछ भी किया हो, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन, एक स्नातक जो बोलते हैं, वो स्नातक का डिग्री आपके पास होना चाहिए, विषय चाहे आपका कोई सा भी हो, और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तब आप एसबीआई पीओ बनने के लिए एजुकेशनली क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, आप उसको फॉर्म को फिल कर सकेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इस वक्त अपियरिंग कंडीशन पे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम अभी आप बीएससी कर ही रहे हैं, या मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में हैं, तो उसके लिए इन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, आप फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 30 अप्रैल, यानी कि जो आपकी फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है, सॉरी इसमें तो आप कर भी नहीं पाएंगे,
क्योंकि 30 अप्रैल 2024 से पहले इन्होंने पास माना हुआ है, जो कि डेट निकल चुकी है। यानी कि अगर आप क्या चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना चाहते हैं, तो आपका जो स्नातक है, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन है, वो 30 अप्रैल 2024 से पहले पूरा होना चाहिए। और यहाँ पर जो 30 अप्रैल 2024 है, मेरे दोस्त, यहाँ आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होता है। क्या होता है? जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ होगा, यूनिवर्सिटी या जो भी आपका कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होगा, उसने अपना रिजल्ट जारी किया होगा, और वो रिजल्ट का डेट प्रिंट होके आता है आपकी मार्कशीट पे, आपकी डिग्री पे। वो डेट जो प्रिंट होती है, उस डेट की बात हो रही है। वो क्या होनी चाहिए? 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले का होना चाहिए। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मैं यहाँ पे जो डेट बात कर रहे हैं, वो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आप सब अपनी डिग्रीज पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखी रहती है। परिणाम तिथि, सॉरी, जो प्रमाण पत्र घोषित होने की जो तिथि होती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है? वो 30 अप्रैल 2024 से पहले होनी चाहिए, या 30 अप्रैल 2024 भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है? यानी कि 30 अप्रैल 2024 या उससे पहले की अगर डेट है, उससे पहले अगर आपने एग्जाम पास किया है, तो आप इसके लिए क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा उसमें एक सेक्शन आता है, जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सॉरी, आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए 59.99% अगर मार्क्स आया है ग्रेजुएशन में, तो वो 59% के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे भाई 59% मार्क्स आया है, 59.99% नंबर आया है, तो ये 60% होगा, नहीं। अगर आपका 59.99% भी आया है, तो वो 59% माना जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम बात करते हैं इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर मुझे पीओ बनना है, तो उसके लिए किस प्रक्रिया से होकर मुझे गुजरना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपका क्या होता है मेरे दोस्त? प्रीलियम एग्जाम होता है, सॉरी, प्री का एग्जाम होता है, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं। 100 नंबर का परीक्षा होने वाला है। और इसके बारे में अभी हम डिटेल में क्या करेंगे, नोटिफिकेशन से जानेंगे। थोड़ा सा सब्र कीजिए, बात करने वाले हैं। बहुत ही इस वक्त एक जो क्या बोलते हैं, उभरता हुआ टॉपिक, जो इस वक्त यूट्यूब पर हर जगह स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी हैं, मोस्टली बैंकिंग सेक्टर के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके दिमाग में बहुत, मतलब उनको इस वक्त परेशान भी कर रहा है, कई इससे परेशान भी हो रखे हैं कि क्या चेंजेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पैटर्न में कर दिए हैं, और जो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्च में एग्जाम होने की उम्मीद है। 2 महीने का समय बचा हुआ है, 2 ढाई महीने का समय केवल हमारे पास होगा परीक्षा की तैयारी के लिए। तो ऐसा क्या चेंजेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आया है, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं, अभी जाने के बस आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, रुके रहिए। प्री का एग्जाम मेरे भाई, उसके बाद मेंस का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, और उसके बाद में अब हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, और पूरा प्रॉपर इसको हम देखने वाले हैं, क्या प्रोसीजर रहने वाला है और क्या होने वाला है, ठीक है? चलिए, नोटिफिकेशन से पहले हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, उसके बाद आराम से नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सैलरी एंड पक्ष की, सॉरी, जो सैलरी आपको क्या मिलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है? अगर हम पे स्केल की बात करें, मैं भी आपको नोटिफिकेशन में तो दिखाई दूंगा ये। बाकी अगर हम बेसिक सैलरी की बात करते हैं, तो 48,480 रुपये आपका बेसिक सैलरी है। यानी कि अगर आपका 48,480 बेसिक सैलरी है, तो मेरे भाई मान के चलिए, आपका जो इन हैंड सैलरी रहेगा, वो अप्रॉक्स 80,000 के करीब आने वाला है। अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, 80,000 से नीचे आपका सैलरी नहीं रहेगा बेसिक, अगर आपका 48,000 है, ठीक है? क्योंकि आपकी सैलरी में केवल बेसिक सैलरी नहीं जुड़ी होती है, उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस जुड़ा होता है, डियरनेस अलाउंस जुड़ा होता है। इसके अलावा जो बैंक होते हैं, उसमें कैंडिडेट्स को स्पेशल क्या मिलता है, डीए भी एक प्राप्त हो रहा होता है। उनकी जो स्लिप होती है, सैलरी स्लिप, उसमें इसका मेंशन रहता है स्पेशल डीए, ठीक है? ये भी यहाँ पर रहता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, एक जो हमारा कन्वीनियंस अलाउंस भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलाउंस क्या होते हैं, कुछ एक अलाउंस मिलते हैं एक अधिकारी को, वो इन्हें इनकी सैलरी में जोड़ते हैं। उसके अलावा जो यहाँ से सॉरी, जो पैसे कटते हैं, उसमें एक एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम हुआ, और एक पीपीएफ, यानी कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, इसमें क्या होता है, मुख्य तौर पे पैसा कटता है। इसके अलावा कुछ एक मेडिक्लेम पॉलिसियां होती हैं, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियां होती हैं, उनमें पैसा कटता है। लेकिन जो मुख्य पैसा कटता है, वो पीपीएफ और एनपीएस में जाता है, और एक्चुअल में पैसा कट नहीं रहा होता है, इन्वेस्ट हो रहा होता है। आई होप आप सभी पीपीएफ और एनपीएस के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है? इसके अलावा जो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, अगर आप एक मुंबई जैसे सिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं और एक मुंबई जैसी सिटी में हैं, तो आपको मेरे भाई आपकी नौकरी की शुरुआत में, यानी कि जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तब आपका जो सीटीसी रहेगा, वो 18.67 लाख रुपए रहेगा। यानी कि आप एनुअली कितना कमा रहे होंगे, अप्रॉक्स 18
लैक्स यानी कि 18 लाख रुपए आप क्या कर रहे होंगे महीने का कमा, सॉरी, एनुअली इसको आप क्या कर रहे होंगे, कमा रहे होंगे। आपके ऊपर सीटीसी है, ये आपकी इनकम नहीं है मेरे भाई, ये सीटीसी दिया हुआ है। मैं थोड़ा गलत बोल गया था, ठीक है। ये सीटीसी है, वो आपका 18 दशमलव रहेगा, 18.67 लाख रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त, सैलरी आप सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, 80,000 रुपये आपको पर मंथ अगर सैलरी दे रहा है, तो एकदम क्या बोलते हैं इसको, ड्रीम जॉब होती है। कई सारे बैंकिंग एस्पायरेंट इसीलिए तैयारी करते हैं, वो पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कब एसबीआई पीओ का एप्लीकेशन आएगा, कब हम उसको फोड़ेंगे, कब हम एसबीआई ज्वाइन करेंगे, कब हम पीओ बनेंगे। मेरा भी सपना है, मेरा भी टारगेट यही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। मेरे लिए भी काफ़ी नया रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने क्या पैटर्न चेंज किया है। हालांकि मैंने एक बार देख लिया था पहले भी, अभी दोबारा से देख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या अपना नया पैटर्न लेकर के आए हैं। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं हम नीचे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वैकेंसीज के बारे में, कितना वैकेंसी इन्होंने निकाला हुआ है मेरे दोस्त। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं मेरे भाई, तो इस साल कितना वैकेंसी निकाला है इन्होंने, ओवरऑल 600 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी निकला हुआ है, ओवरऑल 600 वैकेंसी है। जिसमें से 14 जो वैकेंसी है, 14 वैकेंसी ये हमारा बैकलॉग है, यानी कि पिछले साल का रहा होगा, और ये एसटी वालों के लिए है। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में, 240 वैकेंसी है। ओबीसी वालों के लिए 158 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 58 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैकेंसीज निकली है वो 600 निकली हैं। ठीक है, फटाफट नीचे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से दोबारा से देख लीजिए, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है, जो मॉडिफिकेशन भी होने वाला है, वो 27 से लेके 16 जनवरी, 27 दिसंबर से लेके 16 जनवरी के बीच में आपकी जो फीस पेमेंट होगी वो भी 27 से लेके 16 के बीच में होगी। और जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाता है, ये बात आपको पता ही होगी। अगर हम बात करते हैं प्री एग्जाम की, तो जो प्री एग्जाम होने वाला है वो 8 और 15 मार्च को होने वाला है। ठीक है, यानी कि 8 मार्च और 15 मार्च आप लोग क्या करिए इसको अपने, आप जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो, जिस भी जगह पे पढ़ाई करते हो, आपके पास आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें सेट कर लीजिए 8 तारीख और 15 तारीख, इसी दिन आपका प्री का एग्जाम होने वाला है, आप इसको टिक कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं इसके मेंस एग्जाम की, तो वो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है, यानी कि मार्च अप्रैल, एक महीने का ही टाइम मिलेगा मेरे दोस्त। प्री एग्जाम के बाद केवल एक महीने का टाइम मिलेगा, मेंस का एग्जाम आएगा। ओके, एक मिनट, ठीक है। हाँ, मतलब सेकंड वीक में अगर अप्रैल के अगर एडमिट कार्ड जारी करेंगे, तो ज़्यादा दिन पहले करते नहीं है, 10 दिन पहले करते हैं। तो अप्रैल या मई, अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में क्या होगा, मेंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, फेज थर्ड शुरू होगी। जो फेज थर्ड होती है वो कौन सी होती है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है। ये मई या जून में होगी, यानी कि मई का लास्ट या जून का पहला। और उसके बाद इसी जो फेज थर्ड होती है उसमें एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट शामिल होता है, दूसरा इंटरव्यू हो गया अपना, और ग्रुप एक्सरसाइज भी हमारा क्या होता है, इसी में शामिल होता है। और आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मई और जून तक क्या कर देंगे, निकाल देंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरे भाई रिकॉर्ड रहा है, अपना रिजल्ट जो होता है वो टाइम टू टाइम देता है। ठीक है, यानी कि आप मान के चलिए मई या जून तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद जुलाई या अगस्त तक आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो लग जाइए आज से एग्जाम की तैयारी पे। साथ ही अभी इन्होंने अपना क्लर्क का भी वैकेंसी निकाला था। तो जो भी अपना भाई एसबीआई पीओ का भरना चाहता है, पीओ का भरे, क्लर्क का भरना चाहता है, क्लर्क का भरे। हालांकि मेरी जो उससे क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करता हूँ अपना सजेशन अगर देना चाहूँ, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप क्लर्क का भर रहे हैं तो पीओ का भी भरिए, और पीओ का भर रहे हैं तो क्लर्क का भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पिछले 4 5 6 महीने से पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, तैयारी आपका होगा। एक साल में एक बार वैकेंसी आता है, भर लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ऊपर वाले ने चाहा और आपकी मेहनत, अगर आपकी मेहनत में दम रहा, आपने बिल्कुल अपना जी जान से मेहनत की होगी, तो सफलता दोनों में मिलेगी और आप पीओ जरूर बनेंगे। ठीक है, मेरी यही कोशिश है, मतलब मैं खुद को इसी तरह से मोटिवेट करता हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पे, ठीक है, जिसके बारे में बहुत बेसब्री से आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे भाई क्या पैटर्न आया है इसमें, क्या इन्होंने किया है। अपने सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है हमारे पास, 3 फेजेस में एग्जाम होने वाला है, और प्री के एग्जाम में इन्होंने क्या कर दिया मेरे दोस्त, पैटर्न को इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अभी देखते हैं हम प्री का एग्जाम क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा इसका, थोड़ा हरा हरा कर लेता हूँ, शांति रहेगी तब। सबसे पहले देखो मेरे भाई, अभी तक क्या हुआ करता था, 3 ही सेक्शन में एग्जाम होने वाला है। जो प्री का एग्जाम है उसमें 3 ही सेक्शन आने वाला है, एक इंग्लिश आने वाला है, क्वांट आने वाला है, और
रीजनिंग एबिलिटी आने वाली है। लेकिन नंबर आप जो क्वेश्चन हुआ करते थे, और इसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन की भी, तो पहले भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलता था तीनों सेक्शंस के लिए, मतलब ईच सेक्शन के लिए 20 मिनट का टाइम मिलता था। वो अभी भी 20 मिनट का टाइम है। आपका टोटल एग्जाम जो प्री का होगा 1 घंटे का होगा। टोटल जो नंबर होंगे आपके प्री में 100 नंबर का ही पेपर होने वाला है। लेकिन जो सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो इन्होंने क्या कर दिए मेरे भाई, बदल दिए हैं। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में अब आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मिलेंगे। जो पहले कितने मिला करते थे, 30 मिला करते थे। पहले मेरे भाई 30 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब इंग्लिश में 20 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और जो हिंदी भाषी या जो हिंदी पट्टी के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा हिंदी भाषी हूँ। हिंदी पट्टी यानी कि हिंदी भाषा में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश जो है मेरा थोड़ा सा वीक है, तो मेरे लिए थोड़ा चिंता का विषय है ये। फिलहाल जो भी है जैसा भी है फेस किया जाएगा, और उम्मीद करूंगा मैं जब भी इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपको चैनल पे जरूर डाला जाएगा। भले ही पास फेल जो भी होता है वो तो चलता रहता है, लेकिन चैनल पे आएगा जरूर। देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन किए हैं इन्होंने, क्वांट में इन्होंने 30 क्वेश्चन किए हुए हैं, और रीजनिंग में इन्होंने 30 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि पहले 20 में 35 क्वांट हुआ करता था, 20 में 35 रीजनिंग हुआ करता था। अब 20 में 30 क्वांट हो जाएगा, 20 में 30 रीजनिंग हो जाएगा, और 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन इंग्लिश का करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न है। बाकी अगर हम बात करते हैं जो सिलेबस यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसमें मुझे नहीं लगता कोई खास चेंज होने वाला है। वो जैसा होता है वैसा ही रहेगा, लेकिन बस जो चेंज हुआ है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने चेंज कर दिए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मेरे भाई, इसमें आगे अगर हमने प्री का एग्जाम दे दिया तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, जब आप प्री का एग्जाम दे देंगे तो आउट ऑफ 100 आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे एज यूजुअल। क्योंकि हर नंबर हमारा जो प्रत्येक नंबर क्या होता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जो कि बैंक के एग्जाम में रहता है। आपको हर एक क्वेश्चन सही करने पर एक नंबर मिलेगा, और आप एक अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका वो नंबर तो जाएगा ही एक नंबर, उसके अलावा 0.25 आप पर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका टोटल -1.25 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नुकसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेंस के एग्जाम की। मेंस का जो एग्जाम होगा वो भी मेरे भाई क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, टोटल 200 नंबर का पेपर आएगा आपके पास। और 50 नंबर का मेरे दोस्त क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यानी कि 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का आपका क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है उसका जो ड्यूरेशन रहेगा मेरे दोस्त वो 3 घंटे का रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेंगे, 4 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, 3 घंटे का टोटल पेपर होगा आपका एसबीआई पीओ मेंस का। उसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, इसमें डिस्क्रिप्टिव 3 घंटे में शामिल नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव है। ये 3 घंटे का पेपर होगा, इसमें 4 सेक्शन होंगे, और टोटल 200 मार्क्स का हमारा क्या होगा, ये पेपर होगा। ठीक है, एक मिनट मैं जरा टाइमिंग देख लेता हूँ, फटाफट निपटाना होगा। ओके ठीक है, और इसमें हमारा रीजनिंग एंड कंप्यूटर आने वाला है, 40 क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का। डाटा एनालिसिस आने वाली है 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। जनरल अवेयरनेस के मेरे दोस्त 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, और मैक्सिमम जो मार्क्स यानी कि 20। यानी कि मेंस में इन्होंने क्या कर दिया, इंग्लिश का वेटेज गिरा दिया है। मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो मार्क्स हैं वो 20 कर दिए हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो पहले 40 आया करते थे, वो इन्होंने बढ़ा करके कितने कर दिए मेरे दोस्त, 60 कर दिए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइट पेपर की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारा 30 मिनट का होगा, 50 नंबर का होगा, और ओवरऑल जो बनेगा वो 250 का। यानी कि आपका जो मेंस होने वाला है वो 250 नंबर का होने वाला है। अब आपको करना क्या होगा, आपका जो मेंस का स्कोर होगा। ठीक है, और दोस्त मेरे एक चीज और हम बताना मैं भूल गया था, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। यानी कि आपका प्री का एग्जाम है, आपको कुछ भी सेक्शन वाइज क्या करना होगा, क्लियर करना नहीं होगा। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ वहां पे नहीं होगी। लेकिन मेरे दोस्त, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको चारों पेपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपका जो ये चारों सेक्शन वाइज पेपर है, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, एंड उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर, आपका इन सबका एक मिनिमम क्या होगा, कट ऑफ रहेगा, और वो आपको पार करना पड़ेगा। यानी कि आपको हर एक टेस्ट क्या होगा, इंडिविजुअली पार करना पड़ेगा। तब जाके आपका ओवरऑल फिर एक कट ऑफ बनेगा, मतलब उन सबका आप कट ऑफ पार करेंगे, फिर आपको ओवरऑल कट ऑफ पार करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप क्या होगा, फेज थर्ड के लिए आपका सिलेक्शन होगा। और फेज थर्ड में आपका क्या होने वाला है, साइकोमेट्रिक होने वाला है। और उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त,
आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। अगर पेनल्टी की बात करते हैं तो वही 1/4 रहने वाला है। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी क्या होगा, नहीं कटेगा। अगर हम बात करते हैं फेज थर्ड यानी कि साइकोमेट्रिक की, तो उसमें जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा उसका 20 नंबर मिलेगा, इंटरव्यू का 30 नंबर मिलेगा, ओवरऑल कितना होता है, 50 नंबर का होता है, ठीक है। जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है वो 50 नंबर का होने वाला है। और आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 100 नंबर से बनता है। यानी कि अभी तक आपने 250 नंबर आपको मेंस में मिले होंगे, 50 नंबर आपको ग्रुप एक्सरसाइज से मिला होगा। यानी कि टोटल आपका जो ओवरऑल स्कोर होगा वो 300 में से होगा, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 100 नंबर से बनेगा। और वो 100 नंबर कैसे होगा मेरे भाई, जो मेंस के एग्जाम 250 हैं, वो 250 में से नहीं मेरे भाई 75 में से लिए जाएंगे। इसी रेशियो में आपके नंबर क्या होंगे, गिरेंगे। इसी प्रकार से जो ग्रुप एक्सरसाइज है जो 50 नंबर है, लेकिन फाइनल में केवल 25 नंबर यानी कि आधा जुड़ेगा, तो जो भी आपको ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू में नंबर मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको सारा जो डिटेल होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पे नए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी समय कम है तो इसलिए मैं फटाफट बंद करता हूँ इसको। बाकी एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, कल मैं इसमें सुबह तक क्या करता हूँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।